हेलो एवरीवन। तो आज हम सॉल्व करेंगे इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड का पेपर, जो कि असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का पेपर है, जो कि 2018 में हेल्ड हुआ था। ओके। और हम इस क्वेश्चन पेपर की अगर बात करें तो एक क्वेश्चन पेपर बहुत सिंपल है। मोस्टली थ्योरी क्वेश्चन इसमें दिए हैं, कुछ क्वेश्चन हैं जो कि न्यूमेरिकल हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन की एक करंट ट्रांसफार्मर है, उसका फेज एरर आपको दिया है 3 डिग्री और फेज एंगल आपसे पूछा गया है, ठीक है, बिटवीन द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी करंट। तो आप जानते हैं कि फेज एंगल कैसे निकालते हैं, तो 180 डिग्री माइनस फेज एरर होता है। तो 180 माइनस 3 डिग्री आप करेंगे तो 177 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन पेपर मैं पूरा स्क्रॉल कर दूंगा, तो आप क्वेश्चन पेपर आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। और जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उनको मैं थोड़ा बताते हुए चलता हूँ, जिससे आपकी जो भी अपकमिंग पेपर्स होते हैं उनके लिए आपकी प्रैक्टिस होती रहे। तो ये पेपर इसीलिए इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि रिकॉन का पेपर हो चाहे दूसरा कोई पेपर हो, यूपीपीसीएल हो चाहे यूपीएससी हो, तो सारे क्वेश्चन पेपर में आपके क्वेश्चंस रिपीट होते हैं क्योंकि आने तो इधर से ही है, ठीक है। तो एक डीसी इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर यूजिंग चॉपर स्टेबलाइजेशन इज फ्री फ्रॉम एरर्स ड्यू टू। तो ये क्यों होता है? एम्पलीफायर ड्रिफ्ट की वजह से, ठीक है। तो चॉपर एलिमिनेट्स द नीड फॉर अ हाई गेन डीसी एम्पलीफायर विथ इट्स इनहेरेंट ड्रिफ्ट एंड स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स। अब आप अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है। तो एक 25 kVA सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हैज 250 टर्न्स ऑन द प्राइमरी वाइंडिंग एंड 40 टर्न्स ऑन सेकेंडरी वाइंडिंग। द प्राइमरी इज कनेक्टेड टू 1500 वोल्ट। व्हाट विल बी द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑन द सेकेंडरी? तो आप जानते हैं कि E1 अपॉन E2 इक्वल्स टू N1 अपॉन N2 होता है। आपको यही चीज अप्लाई करना है, ठीक है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि वोल्टेज आपको फाइंड करना है, तो E2 आप अलग से फाइंड कर लेंगे। उसी प्रकार अगला है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स चॉपर्स कहाँ यूज होते हैं, तो फॉर्क लिफ्ट ट्रक में, मराइन होस्ट में और ट्रॉली कार्स में। नेक्स्ट है कि इन ब्रशलेस डीसी मोटर्स डैम्पर वाइंडिंग। तो डैम्पर वाइंडिंग आप जानते हैं बीएलडीसी में यूज नहीं होती है, कहाँ होती है? सिंक्रोनस मशीन में यूज होती है, स्टार्टिंग पर्पस और हंटिंग को रिड्यूस करने के लिए। ओके। उसी प्रकार से क्वेश्चन दिया है कि इफ एन इक्वल एम्पलीट्यूड एंड सेम फ्रीक्वेंसी वोल्टेज इज अप्लाइड टू द एक्स वाई प्लेट्स ऑफ द सीआरओ, अगर ये सर्कल प्रोड्यूस करता है स्क्रीन पे, तो फेज डिफरेंस कितना होगा? तो आप जानते हैं कि फेज डिफरेंस होगा आपका 90 डिग्री और 270 डिग्री। ये क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हैं 3-4 पेपरों में। व्हेन द सप्लाई वोल्टेज ऑफ द इंडक्शन मोटर इज रिड्यूस, व्हाट विल बी द इंक्रीज? तो जानते हैं आप स्लिप क्या होती है सप्लाई वोल्टेज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो स्लिप क्या होगी? इंक्रीज होगी। और साथ ही साथ फुल लोड करंट भी। शेयरिंग ब्रिज का क्या यूज होता है? ये सब थ्योरी क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आपके, ठीक है। शेयरिंग ब्रिज जैसे कि लॉसलेस कैपेसिटर्स का P इक्वल्स टू 3 B स्क्वायर ओमेगा C फॉर्मूला होता है। रिएक्टिव पावर होता है आपका kVAR, ठीक है। एक्टिव पावर वाट होती है, ओके, लो वाट, ठीक है। तो आप देख सकते हैं सारे क्वेश्चन जो हैं आपके इम्पोर्टेंट, ठीक है। नॉर्मली जूनियर इंजीनियर्स के क्वेश्चन होते हैं ऐसे, जो कि आपके असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। अब न्यूमेटिक ऑपरेटिंग मैकेनिज्म आपका एक सर्किट ब्रेकर का फॉर्म है। तो न्यूमेटिक ऑपरेटिंग मैकेनिज्म में कौन सा सर्किट ब्रेकर नहीं यूज होता है? तो बल्क कॉइल नहीं होता है, ठीक है। और मेनली कौन सा होता है आपका? SF6 सर्किट ब्रेकर यूज होता है। सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर को कैसे रिप्लेस कर सकते हैं? तो आप जानते हैं कि टू ट्रांजिस्टर एनालॉजी आप पढ़ते होंगे। तो टू ट्रांजिस्टर एनालॉजी में क्या होता है कि आप एक SCR के मिडिल लेयर को बाइसेक्ट कर देते हैं 2 पार्ट्स में। उसी प्रकार आप अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। ये क्वेश्चन हमने कई बार कर चुके हैं सॉल्व, इसीलिए आपके लिए वो बनता है कि आपको ये आंसर लाना है, ठीक है। 8.2 किलोवाट और 7.5 किलोवाट और पावर फैक्टर आपसे पूछा गया है। पावर फैक्टर निकाल लेंगे आप आसानी से। कैपेसिटेंस एंड लॉस एंगल ऑफ अ कैपेसिटर कैन बी एक्यूरेटली मेजर्ड बाय, ठीक है। तो ये शेयरिंग ब्रिज अभी पिछला क्वेश्चन भी कुछ इस प्रकार ही था। और एक रिले है, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ अगर आप आसानी से नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि PDF इसका शायद अपलोड नहीं हो। आ रिले विच हैज नो मूविंग पॉइंट एंड परफॉर्म्स द मेजरमेंट ऑफ सॉलिड स्टेट सर्किट इज कॉल्ड स्टैटिक रिले। अगला क्वेश्चन है आपका, इन सिंगल फेज इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर द मैक्सिमम टॉर्क विल बी प्रोड्यूस्ड व्हेन द शंट मैग्नेटिक फ्लक्स लैग्स द सप्लाई वोल्टेज बाय 90 डिग्री। तो जो फॉर्मूला होता है आपका टॉर्क का, मैक्सिमम टॉर्क का फॉर्मूला जब आप देखेंगे इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर में, जो कि सिमिलर होता है इंडक्शन मोटर के, तो देखेंगे आप लैग्स दी
सप्लाई वोल्टेज बाय 90 डिग्री, किस केस में? शंट मैग्नेटिक फ्लक्स के केस में। ठीक है, कौन सी मोटर एसी डीसी के लिए यूज होती है? तो रिलक्टेंस मोटर है। ट्रैक क्या है आपका? 6 गियर 5 जंक्शन है। डीसी सीरीज मोटर का हाई स्टार्टिंग टॉर्क होता है, इनफाइनाइट स्पीड एट नो लोड कंडीशन। आउटपुट वेव फॉर्म ऑफ थ्री फेज ब्रिज कन्वर्टर क्या होती है आपकी? क्वासी स्क्वायर वेव होती है, और जानते हैं आप ऐसे फॉर्म में होती है, दिस इज कॉल्ड अ क्वासी स्क्वायर वेव। तो इन सब का आंसर कैसे निकालते हैं? मान लो आपको नहीं आता है और मैंने भी आंसर नहीं बनाया है इधर, तो थ्री फेज ब्रिज इन्वर्टर डालेंगे और आप इमेजेस खोलेंगे गूगल में तो आपको आउटपुट दिख जाएगा। ठीक है, और सर्किट डायग्राम भी पूछ लेते हैं, कितने ब्रिज में कौन कितने डायोड्स और कितने एंटी पैरेलल वगैरह ये सब चीजें पूछते हैं, कितने थायरिस्टर आपके लगे हुए हैं। अब ये नॉमिनल पाई मेथड का फॉर्मूला बी एस इक्वल्स टू बी आर प्लस आई एल इंटू जेड। ओके, कुछ क्वेश्चंस आपके इस प्रकार के हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट कंपनी विच बिल्ट अ प्रोग्राम लॉजिक कंट्रोलर। ठीक है, तो ये सब थ्योरी क्वेश्चन है कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो दो कैपेसिटर्स हैं आपके 10 पिकोफैरेड और 100 पिकोफैरेड के, जो कि पैरेलल में कनेक्टेड है विथ एन इंडक्टर ऑफ 10 मिली हेनरी। व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप जानते हैं इक्वल्स टू क्या होता है हमारा 1/2 पाई रूट एल सी। अब आप सोच रहे होंगे दो कैसे दिए हैं, तो ये पैरेलल में कनेक्टेड है तो टोटल कैपेसिटेंस आप निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा 110 पिको फेरेड, और इंडक्टर आपको गिवन है 10 मिली हेनरी। फॉर्मूले में आप पुट कर देना है, फ्रीक्वेंसी आपकी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो इन द मेजरमेंट ऑफ पावर on balance load by the 2 watt meter method in a three phase circuit, the reading of the wattmeter are 3 kilowatt and 1 kilowatt. The latter is obtained after reversing the connection of the current coil, the power factor of the load. तो इसमें भी आपसे क्या पूछा है? cos फाइव पूछा है। ठीक है, तो tan इनवर्स √3 W1 माइनस W2 अपॉन W1 प्लस W2 आपको क्या करना है? अप्लाई करना है। Which of the following sensors is used to measure radio frequency power? ठीक है, तो थर्मोकपल इज द आंसर। अगला क्वेश्चन है कि एक मीटर कांस्टेंट है जिसका आपको मीटर whose constant is 600 revolution per kilowatt hour makes 5 revolution in 20 seconds. What will be the load in kilowatt if the load consumes 1 kilowatt hour energy? तो आप देख सकते हैं कि टाइम टेकन टू मेक 600 रिवॉल्यूशन कितना हो जाएगा आपका? 600 इंटू 20 अपॉन कितने रिवॉल्यूशन है? 5, तो 2400 सेकेंड। जब आप सॉल्व करेंगे W इंटू जो आपको फाइंड करना है इंटू 2400 इंटू 60 इंटू 60, ठीक है, 3600 सेकेंड्स इक्वल्स टू 1। ठीक है, क्योंकि 1 किलोवाट आवर एनर्जी आपकी, और क्या हो गया? एनर्जी इक्वल टू क्या होता है? P इंटू टी। ठीक है, वो फॉर्मूला आपको इधर लगा देना है, तो आपका W कितना रहेगा? 1.5 किलोवाट। अगला क्वेश्चन है कि डीसी मोटर स्पीड कैन बी इंक्रीज्ड बियॉन्ड बेस स्पीड बाय यूजिंग, तो आंसर आपका फील्ड फ्लक्स कंट्रोल। पल्स नंबर ऑफ अ थ्री फेज फुली कंट्रोल्ड ब्रिज कन्वर्टर इज द 6। द कंडीशन आप जानते हैं, क्वेश्चन है बताने की जरूरत नहीं है ऐसे क्वेश्चनों की। ठीक है, अगला है कि एक बैलेंस स्टार कनेक्टेड लोड है कनेक्टेड टू अ 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज थ्री फेज एसी सप्लाई ड्रॉस अ फेज करंट ऑफ 50 एम्पियर एट 0.6 पावर फैक्टर लैगिंग, व्हाट विल बी द टोटल पावर? सो इन दिस क्वेश्चन आप देख सकते हैं टोटल पावर हमको फाइंड करना है, तो सबसे पहले आप जेड फाइंड कर लेंगे, बीपीएच अपॉन आईपीएच हो जाएगा। ठीक है, आपको वोल्टेज गिवन है तो आर इक्वल्स टू आप जानेंगे, तो आर होता है आपका जेड कॉस फाइव, और एक्सएल फाइंड करेंगे तो जेड साइन फाइव। इस प्रकार आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और जेड कैसे होगा आपका? व्हाट इज द जेड? तो जेड इज द अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। ठीक है, और फेज करंट आपको गिवन है 50 एम्पियर, देख सकते हैं आप। और फाइनली आपको फाइंड क्या करना है? टोटल पावर कंज्यूम। ठीक है, तो टोटल पावर आप कैसे निकालेंगे? 3 बीपीएच इंटू आईपीएच। ओके, सो यू विल गेट द आंसर। सम थ्योरी क्वेश्चन आर देयर, आप देख सकते हैं क्वेश्चन कई बार कर चुके हैं। मैक्सवेल ब्रिज की वैल्यू जैसे पूछिए, पावर फैक्टर ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर, लैगिंग नेचर का होता है आपका। ठीक है, तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। क्वेश्चन पेपर्स लगाते रहिए, यही आपका वो है मोटिव होना चाहिए, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर आप लगाते हैं तो आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, साथ साथ आपको नए क्वेश्चन अगर मिलते हैं और पुराने मिलते हैं तो उनको आप याद कर लेते हैं। ठीक है, आपको याद हो जाते हैं, जिससे आपका पेपर के अंदर टाइम बचेगा
और जो नए क्वेश्चंस होते हैं उनको आप देख लेते हैं, उनको सर्च कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं सॉल्व करा देता हूँ, कुछ क्वेश्चन आप देख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन अगर आपको दिखाई ना दे रहा हो तो क्वेश्चन में लिखा है कि एक 3 फेज ट्रांसफार्मर है, हैज इट्स प्राइमरी कनेक्टेड इन डेल्टा एंड सेकेंडरी इन स्टार, secondary to primary turns ratio per phase is K if the ratio of secondary to primary line voltage is K1 and the secondary voltage leads the primary voltage by angle phi। तो then पूछा गया है केवल आपका स्टार डेल्टा का फॉर्म है जो उसको सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। ये भी क्वेश्चन कई बार लगा चुके हैं कि सर्ज इम्पीडेंस आपका लेंथ पे डिपेंड नहीं करता। क्वेश्चन सिंपल हैं आपके। जो एक क्वेश्चन था अदर न्यूमेरिकल, उसको सॉल्व कराने की जरूरत नहीं है इसमें, क्योंकि आपसे आपको एनएस की फाइंड करना है, मेन स्पीड जो होती है एनएस 120 एफ अपॉन पी। तो आप जानते हैं 4 पोल के लिए कौन सी बेस्ट होगी, आपके स्लिप के हिसाब से निकाल लेंगे तो आपकी आएगा 1500 एम्पियर। इसको सॉल्व कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आप निकाल लेंगे। ठीक है, एनएस 120 एफ अपॉन पी करके, और एनआर आपको गिवन है, यानी कि एनआर की वैल्यू कितनी गिवन है आपको 1400 आरपीएम। आपको केवल फॉर्मूले अप्लाई करने हैं इधर। ठीक है, एनआर एनएस माइनस एनआर करके आपका आंसर आ जाएगा। सो क्वेश्चंस जो आप देख रहे हैं इस पेपर में, ध्यान से सुनिएगा। तो जो क्वेश्चन है आपके केवल थ्योरी क्वेश्चन है मोस्टली, जो कि आपको या तो याद होने चाहिए कुछ क्वेश्चंस में से, या फिर आपको कॉन्सेप्ट की समझ होनी चाहिए जो आप थ्योरी बुक पढ़ते हैं, या फिर कुछ पेपर्स जो आप लगाते हैं प्रीवियस ईयर के। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन है न्यूमेरिकल, ठीक है, तो इम्पीडेंस आपको निकालना पड़ेगा क्योंकि आपको गिवन है आर प्लस जी एक्स, आपको पहले से ही गिवन है। आईपीएच की वैल्यू आपको फाइंड करना है जो कि होती है आपकी बीपीएच अपॉन जेड। हाफ कंट्रोल रेक्टिफायर का मतलब क्या होता है, अपर साइड इज डायोड एंड लोअर साइड इज थायरिस्टर फॉर ब्रिज कॉम्बिनेशन, आपने देखा होगा ना। तो इस प्रकार का होता है, ये डायोड है आपका, उसके एंटी पैरेलल में। और जिसको भी ये पेपर नहीं मिल रहा हो, अगर सॉल्व करना चाहता हो पेपर के थ्रू, तो ये पेपर डाउनलोड कर सकता है। ऑल एग्जाम रिव्यू जो वेबसाइट है उस पर आपको आसानी से पेपर मिल जाएगा, वहाँ से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि सॉल्व क्या, थ्योरी पेपर है। ठीक है, आपको एक बार नज़र मारना होगा कि किस प्रकार से सॉल्व होता है, नहीं तो आप एक तरीका होता है वीडियो को देखने का, आप पॉज करके इसको अगर बढ़ाते रहेंगे आगे आगे तो आप पूरा पेपर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर बहुत सिंपल है आपका, कुछ इसमें टिपिकल क्वेश्चंस नहीं है। हाँ, एक क्वेश्चन जो आया है एक, उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि यार 33 केवी 3 फेज 50 हर्ट्ज overhead line 60 kilometer long has capacitance of each line with ground as 0.015 microfarad per kilometer. Determine the kVA rating of the Peterson coil। तो आपको kVA रेटिंग फाइंड करना है। इधर kVA रेटिंग मैंने निकाला है, आपको अब आसानी से दिखाई दे रहा होगा। तो केवीए रेटिंग आप जानते हैं बी इंटू आई होता है। ठीक है, बी एल आई एल। तो सबसे पहले आपको आई एल निकालना पड़ेगा, और आई एल को निकालने के लिए बी अपॉन एक्सएल होता है जैसा आप जानते हैं, और एक्सएल निकालने के लिए आपको एल की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो एल कैसे आप निकालेंगे, थ्री फेज के केस में 1/3 ओमेगा स्क्वायर सी, या फिर एफ ओमेगा इक्वल्स टू 1/रूट एल सी को मैंने अप्लाई किया है, वहां से आप एल निकाल लेंगे तो 3.75 आपका एल आ गया। अब आई एल
का फॉर्मूला बी अपॉन एक्सएल होता है, तो आईएल आ जाएगा आपका। केवीए रेटिंग आप कैसे निकालेंगे, 33/√3, आपको 33 गिवन है आपको क्वेश्चन के अंदर, और इनटू जो आपने आईएल की वैल्यू निकाली है। तो 80 क्वेश्चंस थे इधर आपके, जो आपने पूरी तरह देख लिए होंगे। और जहाँ तक मैं बात करूँ, जो 4-5 कम से कम 5 या 6 क्वेश्चंस जो थे ऐसे कि जो न्यूमेरिकल हैं, और उनमें से भी 2 या 3 क्वेश्चन जो ऐसे होंगे बस जो कि टिपिकल हैं, जिस पर जैसे कि ये जो क्वेश्चन था, ठीक है, टिपिकल तो मैं इसको भी नहीं कहूँगा, लेकिन थोड़ा सा नॉर्मल क्वेश्चन है, नॉर्मल से ऊपर, जो आपको थोड़ा तकलीफ दे सकता था। तो ये जो क्वेश्चंस थे, और बाकी के समथिंग मैं कहूँगा कि आप जो पेपर लगाते हैं उनका, अब इस पेपर को लगाने में आपके 2 से 3 घंटे जाएंगे, 80 क्वेश्चन है, ठीक है। उसके साथ साथ आप पूरा पेपर लगाया करिए, जैसे कि ये इंग्लिश है, ठीक है, और उसके साथ जनरल नॉलेज है, या फिर उसके साथ एप्टीट्यूड गिवन हो तो वो भी आप सॉल्व कर लीजिए करिए, ठीक है, जिससे आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी एप्टीट्यूड वगैरह में। और इसी प्रकार के क्वेश्चन, क्योंकि जो एप्टीट्यूड और जनरल नॉलेज होती है ना, ये भी आपकी रिपीट हो जाती है ए या जेई के पेपरों में, ठीक है। सॉल्व कीजिए। ऑल द बेस्ट।